छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे कक्षा 8 का इतिहास का चैप्टर 3 में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो छात्रों, ये चित्र जो दिखाया गया है ये 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा के दीवानी ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, जिसमें मुगल बादशाह है और ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं। कंपनी दीवान बन गई कैसे? तो प्लासी के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया और इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है और यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना और अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी और अब उसे अपनी जमीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके और व्यापारिक कंपनियों के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। तो छात्रों, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा और बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग थे वह स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। उन्हें स्थानीय नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे होगा? तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों पर उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई, कंपनी की आमदनी कैसे हुई। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे और इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 में कंपनी जो थी, पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी और जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है और कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होती जा रही थी। तो जिस दिशा में इस तरह बढ़ते हुए जो है दिखाया गया ये चित्र जो है ये व्यापारिक दृश्य को दिखाया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र शासन चलाना ब्रिटिशों का था।
1770 ईस्वी में पड़े अकाल ने बंगाल की 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जो बहुत भारी अकाल पड़ा था बंगाल में। और इस काल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई बंगाल की। इस तरह खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। छात्रों, ये चित्र दिखाया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, जो एक ब्रिटिश गवर्नर था। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? तो इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो थी वह अस्थायी रूप से तय कर दी गई और इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उससे इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए तय करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में से फायदे में रहेंगे। समस्या ये था कि मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी और कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे और बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इसमें जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का जो है खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी और दूसरी तरफ गांवों के किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिक सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। छात्रों, ये भी जानने योग्य बात है कि महल क्या है। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी जिसे महल कहा जाता था। एक नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है और जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो
वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकते थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इसके इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। और मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महल कहा जाता है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया और इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो छात्रों, ये है एक अंग्रेज गवर्नर जिसका नाम है टॉमस मुनरो। तो ये अंग्रेज गवर्नर जो है मुनरो ने भी एक व्यवस्था चलाया था जो अस्थायी बंदोबस्त था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा और वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उससे पैदा रैयतवारी का नाम दिया गया। और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू की गई। और रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदारी नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे। तो इन्होंने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी टॉमस मुनरो ने। तो छात्रों, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए और सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी और जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांवों में से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्र में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न व धर्मशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। और 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया और इसके बाद लगभग 150 साल तक जो है अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। और बंगाल से पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उत्पादन करना शुरू कर दिया। और ये कैसे किया गया? तो अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। तो आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति की अच्छी तरह समझे।
छात्रों ये जो चित्र दिखाया गया है ये नीला रंग का, ये नील का है, जिसमें नील की खेती के बारे में बताया जाएगा। तो क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो हाँ छात्रों, रंग का भी इतिहास है। तो नीला रंग का इतिहास है, नील कलर का। तो चित्र 5 में दिखाया गया है, 5 और 6 में सूती कपड़े में के छपे हुए 2 तस्वीरें हैं, जिसमें दिखाया गया बाईं तरफ जो है दिखाया गया एक कलाकारी छापा जो है 20वीं सदी का जो है भारत का है, और दूसरा है मोसिस कॉटन छापा जो 19वीं सदी उत्तरार्ध इंग्लैंड का है। तो छात्रों, तो इसमें दिखाया गया, इसमें दोनों चित्र में जो है नील रंग का दिखाया गया था, और इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है यह नील नाम का एक पौधा से निकला जाता है। और बात काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मोरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया, और नीला रंग जो है भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोता था, और भारत देश में सबसे बढ़िया नील की खेती होती थी। तो भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी? क्योंकि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था, और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। और उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा की यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नाम का एक पेड़ होता था, जिसके पौधे पर उन लोग को निर्भर होना पड़ता था। बोर्ड पौधा जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से ये पौधा मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और इंग्लैंड के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था, बोर्ड नाम का पौधा। और नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक जो है आते आते यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया, और कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित से सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो है नील की खेती करने लगे। उत्तर अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में भी नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक जो है भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई, और 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था, और ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। और यह नील कहाँ से मिल सकता था? तो भारत से ही मिल सकता था। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती पर जोर दिया, और भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगे। तो छात्रों, ये देखिए एक चित्र दिखाया गया है जो विद्रोह करते हुए दिखाया गया है अंग्रेजों का 1791 ईस्वी में। ये चित्र में दिखाया गया है जो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था, खेती में तेजी से फैलने लगी थी, और बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था, लेकिन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैलने लगा, कंपनी के अफसर और
व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने के तैयार रहने लगे। तो इस तरह नील की खेती कैसी होती थी? तो नील की खेती के लिए नीज और रियायती नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमीनों में से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। नीज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? तो उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे और बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत पड़ता था। तो 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे और इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। तो हलों को खरीदना और उसका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैलों भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नीज खेती का जो है क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे और इस व्यवस्था के तहत नील पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रियायती व्यवस्था में के अंतर्गत थी। तो छात्रों ये दिखाया गया है नील की खेती, जिसे किसानों नील के पौधे को काट रहे हैं। तो रियायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और यही चक्र दोबारा चलते रहता था। ये दिखाया गया है नील की पैदावार को जो है खेतों में फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे को दिखाया गया है, बंडल का बंडल। तो छात्रों ये है नील फैक्ट्री जहाँ का नील का उत्पादन किया जाता था। ये बड़े बड़े हौज है नील के खेतों के पास। इसे नील का जो है कारखाना जो है विलियम सिम्पसन का द्वारा 1863 में बनाया गया था। तो छात्रों जो किसान पहले इन कार्यों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था।
ये चलते रहता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जमीन का उर्वरक शक्ति को ख़त्म कर देता था। और इस प्रकार जो है किसानों को जो है मजबूर होना पड़ा नील का विद्रोह करने में। और इस तरह नील विद्रोह और उसके बाद क्या घटनाएं घटी आइए जानते हैं। मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, और जैसे जैसे विद्रोह फैला रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, और वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया, और बागान मालिकों की तरफ से बागान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई भी कर दी गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारों गुंडों से डरेंगे, जिन्हें गुमास्ताकार कहा जाता था। और नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बागान की ताकत वहाँ से मिली, और इससे कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 ईस्वी में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे, और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार जो है भी संघर्ष से उसका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया, और रैयतों को लगा कि सरकार उसकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जाएगा। और इस नोटिस के आधार पर लोगों का यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है, और ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपनी विद्रोह पर समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े, और उन्हें रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। और इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उसकी आलोचनाएं की, और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, और इससे उसका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों को दुर्दशा को
देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे पहला सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, आप लोग ये भी जाने कि रैयत क्या कहते थे कि भीख मांग लूँगा परंतु नील की खेती नहीं करूँगा। यानी कि जो है नील की खेती जो है घाटे का सौदा था, और यहाँ तक कि जो है नील की खेती करने पर भी जो है किसानों का जो है पेट नहीं भरा जा सकता था। इसीलिए किसानों ने ऐसा कहा था। ये दिखाया गया है वेस्ट इंडीज में जो है नील उत्पादन करते हुए ब्रिटिश सरकार को कैरेबियन द्वीप समूह में। तो छात्रों, ये जो है कुछ मिलान चिन्ह है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली रिक्त स्थान, और कुछ प्रश्न उत्तर है जिन्हें आप लोग स्वयं बनाइएगा। फिर अगले वीडियो में आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद।